हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस बोर्ड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जो कि है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकंड से। तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम 6 मेन पिलर्स ऑफ नेशनलिज्म देखेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक इनको समझेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज उदय कैसे हुआ। तो इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि हाउ यूरोप ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ किंगडम्स, के किंगडम्स के कलेक्शन में से रूल्ड बाय, जो कि मोनार्की का रूल था यहाँ पर, कैसे ये चेंज हुआ मॉडर्न रूल में, और नेशंस स्टेट्स कैसे बट गए बाय द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर वंस कंट्री, और कैसे ये वंस कंट्री कहलाती है नेशनलिज्म। तो चलिए इसके 6 मेन पिलर्स हैं, इनकी तरफ देखते हैं कि 6 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं। तो 6 मेन पिलर्स में फर्स्ट पिलर आता है हमारा फेरेडिक सोलियो विजन, कि इनका विजन क्या था और ये कौन थे। सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन थे। तो ये थे पेंटर, एक पेंटर थे जिन्होंने 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट थे नेम्ड फेरेडिक सोलियो क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग। इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत डीप मीनिंग की थी। इनका जो ड्रीम था वो ड्रीम क्या था, ही विजुअलाइज्ड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड, ऐसा संसार देखा जो इनके ड्रीम में डेमोक्रेटिक हो, सोशल रिपब्लिक हो, सब आजाद हो, सब अपनी मर्जी के मालिक हो। अब आता है कि इनकी इमेजिनरी क्या थी, इमेजिनरी या इमेजरी क्या थी इनकी पेंटिंग्स में। इन पेंटिंग्स क्या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है फेरेडिक सोलियो इस चैप्टर में, पेंटर का इनका नाम लिया क्यों गया है, क्योंकि जो इनकी पेंटिंग्स थी बहुत ही डीप मीनिंग की थी। तो अब देखिए वो डीप मीनिंग क्या था। वो था कि उनकी जो पेंटिंग्स थी शुड पीपल ऑफ यूरोप, उसमें दिखाया गया है कि जो यूरोप के और अमेरिका के जो पीपल हैं, यूरोप एंड अमेरिका मार्च कर रहे हैं एक साथ, एक बहुत ही लंबी सी लाइन बनाए हुए हैं और मार्च कर रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में शो भी हुई है वो पिक्चर, उसमें आप देखिए मार्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ वो जा रहे हैं सब, और उन ग्राउंड पर क्राउन के छोटे छोटे टुकड़े, ताज के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर गिरे हुए हैं, जिसका मतलब है कि मोनार्कीज का रूल खत्म हो रहा है। वो चाहते हैं कि मोनार्कीज का रूल खत्म हो, एंड ऑफ रॉयल रूल, जिसको हम रॉयल रूल भी कह सकते हैं। स्टार्ट। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था और जो आइडिया ऑफ नेशन था वो कैसे आया, कहां से आया। नमस्कार। नेशनलिज्म ऑफिशियली स्टार्ट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, के जो नेशनलिज्म है वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो स्टार्ट किसी टॉपिक से हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ये पहला नेशनलिज्म आपका स्टार्ट हुआ था, जो कि हुआ था 1789 में। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हो जाएगी, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। नेक्स्ट है द शिफ्ट, कि कैसे कैसे शिफ्ट हुआ, इसमें क्या क्या हुआ। तो जो पावर थी वो ट्रांसफॉर्म हुई, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, जो पावर थी वो ट्रांसफॉर्म हुई एब्सोल्यूट किंग, एब्सोल्यूट है कि किंग टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो किंग्स थे उनकी जो पावर थी वो चली गई किसमें, फ्रेंच सिटीजन्स ने अपने हाथों में अपनी पावर ले ली। थर्ड, अब द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन का थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग यूनिटी। यूनिटी का क्रिएटिंग मतलब कैसे क्रिएट की गई यूनिटी को। तो इसमें क्या हुआ, जो पीपल्स थे वो फील लाइक वन नेशन, वो चाहते कि उनका एक नेशन हो खुद का। जिसमें क्या हो, रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कुछ रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक आइडिया जिसका जो था ला पैत्रिक, जिसको द फादर ऑफ लैंड कहते थे, और सेकंड आइडिया था ले चिदायन, जिसको कहते थे द सिटीजन। दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, और उन्होंने अपना खुद का एक न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एंड यूनिफॉर्म लॉज लाइक, जिससे फ्रेंच के जो पीपल्स थे उनके सबको इक्वालिटी मिल सके बराबर। सेकंड है आपका नेपोलियन, नेपोलियंस रूल, ये इंपोर्टेंट होने वाला है। इन 1804 1804 में नेपोलियन टुक सेंट्रल एंड इंट्रोड्यूस्ड, नेपोलियन आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि द सिविल कोड ऑफ 1804 किसने, कौन लाया था और क्यों लाया था। तो द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ये डिस्ट्रॉयड, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया किस चीज को, डेमोक्रेसी। बट उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था डेमोक्रेसी को, लेकिन उन्होंने इम्प्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन को लाए थे बाय एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम को एबॉलिश किया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्रीइंग पीजेंट्स को फ्री किया था और इम्प्रूव किया था। सबसे अच्छा काम क्या किया इन्होंने इम्प्रूव किया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो कि बहुत ही वहां का बहुत ही ज्यादा वीक था। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब आपका थर्ड आता है टॉपिक, जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप, की यूरोप में नेशनलिज्म कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे बना। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर
द एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी क्या थी? दिस वाज द डोमिनेंट वेल्दी। जो एरिस्टोक्रेसी थे वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थे, बहुत ही ज्यादा उनके पास पैसा था, लैंड आउनिंग थी उनके पास अपर क्लास थे वो, ठीक है। वो डोमिनेंट थे, वेल्दी थे, लैंड आउनिंग करते थे और अपर क्लास थे। देयर इन्फ्लुएंस वाज इमेंस। उनका जो दबदबा था ना बहुत ज्यादा था, लेकिन वो बहुत ही कम नंबर में थे, नंबर्स में वो बहुत ही ज्यादा कम थे, ठीक है। अब द न्यू मिडिल क्लास the new middle class concept, industrialization led to the growth of a new social class consisting of businessmen, doctors, teachers, and industrialists. They were educated and started dominating freedom and equality. अब इसमें क्या हुआ? जो बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्हें पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए डिमांड की, उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिमांड की किस किस चीज की? फ्रीडम की और इक्वालिटी की। अब इसका आपका थर्ड पॉइंट आता है लिबरलिज्म। ये क्या है? फॉर द मिडिल क्लास, इन मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म मीन, इनके लिए क्या मतलब था लिबरलिज्म का? तो इनके लिए मतलब था कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ से पहले। पॉलिटिकली दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इकोनॉमिकली, और वो चाहते थे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे। और इकोनॉमिकली दे वांटेड फ्रीडम, वो इकोनॉमिकली क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे ऑफ मार्केट्स, कि वो मार्केट्स में अपने ट्रेडिंग पर उनके कोई टैक्स ना लगाए, वो चीज चाहते थे। टू अचीव दिस, इस चीज को अचीव करने के लिए दे फॉर्म्ड अ कस्टम यूनियन, उन्होंने एक अपना खुद का एक यूनियन बना लिया जिसको वो बोलते थे जोवरेन, इन 1834 टू अबॉलिश ट्रेड बैरियर्स। 1834 में इन्होंने ये जोवरलिन बनाया था, जिससे क्या कर सके? वो टैक्स, ट्रेडिंग के जो उनके टैक्स होते थे, मार्केट के जो टैक्स होते थे, उनको हटा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है हमारा फोर्थ टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब फोर्थ टॉपिक होता है स्टार्ट अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एंड द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, यानी कि क्रांतिकारी और रूढ़िवाद के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा द रिटर्न ऑफ किंग कैसे आ गए, वापस आ गए। इसमें क्या हुआ? इन 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड। जो नेपोलियन की हार के बाद जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया थी, इन्होंने क्या किया? एक ट्रीटी साइन की। अब देखो थोड़ा डिटेल में इसको। इन 1815 में नेपोलियन वॉज डिफीटेड। अब इसको डिफीट किसने किया था? इसको डिफीट किया था ब्रिटेन ने। कैसे डिफीट किया? कहाँ पर? कैसे मतलब किस चीज में डिफीट किया? एक बैटल हुई थी जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन वॉन एंड नेपोलियन वॉज डिफीटेड। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब क्या हुआ? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों कंट्रीज ने क्या किया? दीज कंट्रीज साइन द ट्रीटी ऑफ वीना। द ट्रीटी ऑफ वीना कब साइन हुई थी? 1815। इंपॉर्टेंट, ये आपकी टाइमलाइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना और ध्यान से एंड तक बने रहना इस वीडियो में। अब क्या हुआ? विद द एम ऑफ, किस लिए? विद द एम ऑफ कंजर्वेटिव मोनार्कीज एंड द ब्रिंकिंग बैक कंजर्वेटिव रिजाइन्स। क्यों? इन्होंने, इनका ये एम था, मुख्य कारण क्या था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए? कि जो किंग का रूल है, यानी मोनार्की सिस्टम, वो वापस आ सके। ये हुआ। इसके बाद आता है हमारा द अंडरग्राउंड मूवमेंट। अब ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था बिकॉज द न्यू किंग सप्रेस्ड फ्री स्पीच लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड, यानी कि किंग आ रहे थे, मोनार्की सिस्टम वापस आ रहा था, तो इनके डर से जो नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड मतलब छुप नहीं गए, अंडरग्राउंड मतलब कि वो छुप कर उन्होंने एक अपना नया प्लान बनाया जिससे वो क्या कर सकें? दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज। उन्होंने अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज में क्या हुआ? टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इन्होंने न्यू सोसाइटीज बनाई और एक, जिससे न्यू सोसाइटीज, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज जिसको कहते हैं हम, जिससे नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हो सके। अब थर्ड पॉइंट आता है गुइसेपी मैजिनी, अ फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी, एक फेमस इटालियन क्रांतिकारी। वो फाउंड सीक्रेट सोसाइटीज। इन्होंने ऐसी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की जैसे कि यंग इटली या फिर यंग यूरोप। He believed that God intended nation to be the natural unit of mankind. मानवता, मैनकाइंड मानवता, मानवता के लिए इन्होंने, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि सब एक साथ मिलजुल कर शांति से रहे। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5। फोर्थ कंप्लीट होता है, समझ में आया? लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। टॉपिक नंबर आपका आता है 5, द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड यूनिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उस डाउट को क्वेश्चन की तरह पूछ लेना, या फिर इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगी, उनको भी ध्यान से बिना भूले देख लेना। तो अब आता है द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड यूनिफिकेशन, क्रांतिकारियों का यूनिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, इस सब के बारे में। दिस इज द कोर एक्शन
पार्ट ऑफ द चैप्टर शोइंग हाउ कंट्रीज वर यूनाइटेड। ये चैप्टर का बहुत ही कोर पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें पता चलता है कि एक यूनाइटेड कैसे बना नेशन, नेशन यूनाइटेड कैसे हुआ। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ? 1866 टू 1871 में। 1866 टू 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। ट्रीटी वीना की साइन कब हुई थी? 1815 में। द ट्रीटी ऑफ वीना कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये थे। तो इन डेट्स को याद रखना। अब आपका आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आता है कि नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइडस्प्रेड अमंग मिडिल क्लासेस। जर्मन प्रशिया टुक द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का जो लीडर था, ये जो मूवमेंट है जर्मनी में मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा फैला। इसके बाद क्या हुआ? जो चीफ मिनिस्टर है ऑटो वन बिस्मार्क, नाम अच्छे से याद कर लो ना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ऑटो वन बिस्मार्क यूज्ड द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टू फाइट 3 वॉर्स ओवर 7 years। 7 साल से इनके यहाँ लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने 3 वॉर में जीता। उस लड़ाई को 3 वॉर में इन्होंने जीत लिया। अब क्या हुआ? ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या क्या यूज किया? प्रशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को अपनी इन लड़ाइयों में यूज किया। ओवर 7 years अल्टीमेटली यूनाइटिंग जर्मनी, जर्मनी को यूनाइट करने के लिए कैसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। अब जो कैसर विलियम वन थे उन्हें पूरी यूनाइटेड जर्मनी का किंग घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इतना ही था कि ऑटो वन बिस्मार्क इसमें इंपॉर्टेंट है। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या हुआ? इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 parts, सो स्टेट्स। जो इटली थी वो डिवाइडेड थी 7 भागों में। 3 people played a key role in uniting it। अब 3 लोग थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इटली को एक करने में, इटली को यूनाइट करने के लिए। अब इसमें क्या हुआ? कौन कौन थे उनके नाम देख लें। मैजिनी, काउंट कैवियर, गुइसेप्पी गरबगली। ये गुइसेप्पी मैजिनी नहीं है, ये कोई और है। अब इन्होंने क्या क्या किया? जो मैजिनी थे वो तो थे ब्रेन द एड्यूलेट, ठीक है, और जो काउंट कैवियर थे इनका पॉलिटिशियन में बहुत ज्यादा रोल था पॉलिटिकली। द डिप्लोमैट हु लेड द मूवमेंट, जिन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और गुइसेप्पी गरबगली थे द हीरो हु लेड द आर्म्ड वॉलंटियर्स, ये आर्मी की तरफ से थे, ठीक है। तीन जो मेन मेंबर्स थे वो ये थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड was declared the king of united Italy। अब इटली को यूनाइट कर दिया गया और उसका जो किंग था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड was declared the king of united Italy। इटली का यूनाइटेड नेशन बन गया और उसका किंग कौन हुआ? ये। अब आपका आता है लास्ट पॉइंट जो था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब एक ब्रिटेन का केस निकल कर आता है जो कि बहुत अलग था, अजीब था। ब्रिटेन डिड नॉट बिकम अ नेशन। क्यों नहीं बना? स्टेट overnight due to a revolution। It was a long political process। The English Parliament seized power from the monarchy in 1868 through the Act of Union 1707। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, The Union Act of 1707। अब ब्रिटेन ने एक झटके में देश नहीं बनाया, बल्कि एक लंबी प्रोसेस थी। एक झटके में कोई भी एक देश नहीं बन सकता, बहुत ही लंबी प्रोसेस हुई। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड डोमिनेटेड स्कॉटलैंड एंड लेटर फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड आयरलैंड टू फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें क्या हुआ? ब्रिटेन के झटके में देश नहीं बना, बल्कि एक लंबी प्रोसेस थी, ये आपको समझ में आया। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और बाद में आयरलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पहले कब्जा जमाया स्कॉटलैंड पर, फिर उसके बाद आयरलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उसके बाद यूनाइटेड किंगडम बनाया इन्होंने। इन चीजों को मिलाकर इन्होंने यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके भी बोल देते हैं। अब चलते हैं 6th टॉपिक पे। 6th पॉइंट में आता है आपका विजुअलाइजेशन द नेशन एंड इम्पीरियलिज्म। विजुअलाइज करना नेशन को, इम्पीरियलिज्म को। इसमें देखेंगे हम कि क्या हुआ था। जो एलिगरीज थे, आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, पर्सनिफाइड नेशन एज अ फीमेल फिगर। उन्होंने क्या किया? देश को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए पेंटिंग्स में क्या किया इन्होंने? फीमेल फिगर बनाए। टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक आइडिया देने के लिए। कंस्ट्रक्ट फॉर्म। अब क्या किया इन्होंने? फ्रांस के लिए इन्होंने जो वर्ड था मैराइन, फीमेल फिगर, जिसको फ्रांस के लिए यूज हुआ मैराइन। और फॉर जर्मनी इट वॉज जर्मनी, और जर्मनी के लिए यूज हुआ जर्मनी। अब नेक्स्ट आता है आपका नेशनलिज्म
टू इम्पीरियलिज्म। ये कैसे हुआ, नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म की तरफ कैसे गया। इसमें आपका सबसे मेन पॉइंट आता है बल्कन रीजन, जिसको हम बल्कन समस्या भी कहते हैं। चैप्टर के आखिरी चैप्टर की इन द बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी के आखिर में 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म शिफ्टेड टू इम्पीरियलिज्म। ये नेशनलिज्म शिफ्ट होने लगा इम्पीरियलिज्म में। Trying to conquer other territories, the biggest flashpoint was the Balkan region। तो बड़ा जो फ्लैश पॉइंट था, इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण था, फ्लैश पॉइंट था जो बल्कन रीजन का था, वो ये था कि जो देश थे मॉडर्न डे में जो है रोमानिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस, ये जो देश हैं ये यूरोपियन सुपर पावर्स फॉर द कंट्रोल दिस एरिया। यूरोपियन सुपर पावर्स ने लड़ाई करनी शुरू करी और इनको अपने इनके आपस में बहुत झगड़े शुरू हुए। रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड इन इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। ये देश किस पर कब्जा करना चाहते थे? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड इस इलाके पर कब्जा करना चाहते थे, जिसकी वजह से आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई। लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन Q&A को सॉल्व की ही बनाऊंगी। थैंक यू।